दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। उस नए राजकुमार ने एक एक करके सबको चुनौती दी। पहला राजकुमार आया तो वह उसके एक ही वार से नीचे गिर पड़ा। दूसरा आया तो वह कांप गया और तीसरे का तो भाला ही टूट गया। चौथे के सिर का टोप टूट गया। इस तरह इस नए राजकुमार से सारे राजकुमार हार गए। इसके बाद बजाय इसके कि यह नया राजकुमार जीत की खुशी में मैदान के चारों तरफ चक्कर काटता, यह राजकुमार मैदान के चारों तरफ लगे चार दीवारी के ऊपर से कूदकर मैदान से बाहर भाग गया। सारे लोग आश्चर्य से उसका यह तमाशा देखते रह गए और किसी को भी यह पता नहीं चला कि यह राजकुमार कौन था, कहाँ से आया था और कहाँ चला गया। वहां बैठे लोगों ने सोचा, अगर यह राजकुमार कल भी आया तो कल हम इसके बारे में सब कुछ पता कर लेंगे। अगले दिन वह राजकुमार फिर आया। एक बार फिर उसने अपनी बहादुरी दिखाकर सबको आश्चर्य में डाल दिया। वह पिछले दिन की तरह से जीतकर फिर वहां से भाग गया और एक बार फिर वहां के लोग यह पता नहीं कर सके कि वह कौन था, कहां से आया था और कहां चला गया। राजा इस बात से कुछ परेशान भी हुआ और इससे उसको अपना अपमान भी लगा कि एक अनजाना राजकुमार इस तरह से उसके जानने वाले राजकुमारों को हराकर वहां से भाग गया। सो अगले दिन उसने अपने नौकरों को हुक्म दिया कि अब की बार जब वह आए तो वे उसको पकड़ लें। इसके लिए उस दिन मैदान की चार दीवारी दोहरी कर दी गई। वह राजकुमार तीसरे दिन भी आया और उस दिन भी जीत गया। फिर वह राजा के सामने सिर झुकाने गया। राजकुमारी ने खुश होकर उसके ऊपर अपना कढ़ा हुआ रुमाल फेंका। उसने वह रुमाल लपक लिया और फिर से मैदान के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहां के चौकीदारों ने हथियारों की सहायता से उसको रोकने की कोशिश की, पर उसने अपने तलवार के कुछ चालों से ही मैदान की चार दीवारी में अपना रास्ता बना लिया और भाग गया। पर इस भागने में एक भाला उसकी टांग पे जा लगा। राजा ने अपने सारे शहर में उस राजकुमार की खोज का हुक्म दे दिया, घर के अंदर भी और बाहर भी। अंत में लोगों को वह शहर के बाहर की एक सराय में मिला और वह भी बिस्तर में, क्योंकि उसकी टांग जख्मी हो गई थी। पहले तो वे उसको पहचान नहीं सके कि वह वही राजकुमार था या कोई और, क्योंकि जो बड़े राजकुमार थे ऐसी साधारण सी जगह नहीं ठहरते थे। पर जब उन्होंने उसके जख्मी टांग पर राजकुमारी का कढ़ा हुआ रुमाल बांधा देखा, तब उनका सारा शक जाता रहा। वे उसको राजा के पास ले गए, जहां उससे उसकी पहचान पूछी गई, क्योंकि लड़ाई में जीत जाने की वजह से उसको राजकुमारी का पति और राजा का वारिस बनना था। इसके लिए उसका चरित्र साफ होना जरूरी था। मोहन बोला, मेरा चरित्र बिल्कुल साफ है, पर मैं जन्म से राजकुमार नहीं हूँ। मैं तो पड़ोसी राज्य के एक सौदागर का बेटा हूँ। वहां बैठे लोग, राजकुमार और कुलीन लोगों ने अपने गले साफ करने शुरू कर दिए। जैसे जैसे मोहन अपनी कहानी सुनाता गया, वहां शोर बढ़ता ही गया। जब उसकी कहानी खत्म हो गई तो राजा बोला, तो तुम राजकुमार नहीं हो बल्कि एक व्यापारी के बेटे हो, और तुम्हारी सारी दौलत एक जादू का फल है। अगर यह जादू खत्म हो जाए तो तुम्हारा और तुम्हारे इस सब का क्या होगा। राजकुमारी अपने पिता से बोली, पिताजी, आप देख रहे हैं ना कि मैं इस लड़ाई की वजह से किस खतरे में फंस गई हूँ। कुछ कुलीन लोग बोले, क्या हम अपने से नीचे परिवार में जन्मे आदमी को अपना राजा स्वीकार कर लेंगे। राजा चिल्लाया, चुप रहो, चुप रहो। यह सब क्या शोर मचा रखा है। जो कुछ भी मैंने यानी राजा ने कहा, उसमें यह नौजवान बिना किसी शर्त के सबसे अच्छा निकला। इसलिए अब यही मेरी बेटी से शादी करने के लायक है और फिर मेरे राज्य का वारिस भी बनने के लायक है, अगर वह राजी हो तो। इसके अलावा क्योंकि मेरी बेटी इसको अपना पति स्वीकार नहीं करती और यह भी नहीं कहा जा सकता कि और लोग इस बात को कैसे लेंगे, इसलिए मैं इसको सलाह देता हूं कि यह मेरी बेटी को छोड़कर मुझसे उसकी जगह कोई और इनाम ले ले। मोहन बोला, महाराज,
आप इसके लिए मुझे क्या सलाह देते हैं? अगर आपकी उस सलाह से मुझे कोई फायदा होता होगा तो मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। राजा बोला, मैं सोचता हूँ कि तुम्हारे लिए, तुम्हारी सारी उम्र के लिए 1000 सोने के सिक्के हर महीने तुम्हें दिया करूं। मोहन बोला, मुझे मंजूर है। एक मंत्री को बुलाया गया, उससे एक समझौता लिखवाया गया, जिस पर दस्तखत करने के बाद मोहन तुरंत ही अपने शहर को रवाना हो गया। जब मोहन फिर अपने घर पहुंचा तो उसका पिता बीमार पड़ा हुआ था। वह जल्द ही मर गया। अब दोनों भाई अपनी बूढ़ी माँ के साथ अकेले रह गए थे। मोहन का बड़ा भाई हमेशा से उससे जला करता था, खास करके अब जबकि वे बहुत अमीर हो गए थे और अब उनको उस जादू की छड़ी की कोई ज़रूरत भी नहीं रह गई थी। सो उसने मोहन को मार डालने की सोची। इसके लिए उसने 2 मारने वाले किराए पर लिए। मोहन अक्सर अपने शहर के बाहर अपने दोस्तों से मिलने जाया करता था और अभी भी वह अपनी जादू की छड़ी हमेशा अपने साथ ही रखता था। एक दिन जब मोहन अपने दोस्तों से मिलने शहर के बाहर जा रहा था तो उसके भाई ने उन दोनों मारने वालों को उसी सड़क पर खड़ा कर दिया। उधर जब मोहन शहर से बाहर निकला तो उसने अपनी जादू की छड़ी जमीन पर मारी तो आवाज आई, हुक्म मालिक। वह बोला, मैं हुक्म देता हूं कि मेरे घोड़े बिजली की तेजी से दौड़ जाएं। यह कहते ही उसके घोड़े बिजली की तेजी से दौड़ पड़े। रास्ते में खड़े उन दोनों मारने वालों ने अपने सामने जाती हुई किसी चीज की जाती हुई आवाज सी सुनी, पर क्योंकि वे घोड़े बहुत तेजी से भाग रहे थे कि उनको यह भी पता नहीं चला कि उनके सामने से क्या चला गया। उन्होंने सोचा कि हम उसको शाम को पकड़ लेंगे जब वह अपने घर लौटेगा, पर वह तो शाम को भी अपनी उसी तेज गति से भागा चला गया। जिस तेजी से वह सुबह गया था सो वे उसको शाम को भी नहीं पकड़ सके। बड़े भाई ने फिर उन मारने वालों को अपने महल में बुला लिया और उनको मोहन के कमरे के पास ले गया और वहां उनको मारने के लिए तैनात कर दिया। पर मोहन को कुछ शक सा हो गया। उसने अपनी जादू की छड़ी को कहा कि वह उसके दरवाजे को ऐसा कर दे कि कोई दूसरा उसे खोल ना सके। इस तरह उन मारने वालों ने रात भर उसके कमरे में घुसने की कोशिश की, पर वे उसका दरवाजा नहीं खोल सके। सुबह होने पर वे वहां से चले गए। एक दिन मोहन से बहुत बड़ी गलती हो गई। एक बार उसको शिकार के लिए जाना था तो उसने सोचा कि अगर मैं इस जादू की छड़ी को अपने साथ ले जाऊंगा तो मैं बेमौत मारा जाऊंगा। सो इससे तो अच्छा यह है कि मैं इसको यहीं अपने कमरे में ही रख देता हूँ। यही सोचते हुए उसने अपनी जादू की छड़ी अपने कमरे में रख दी और अपने दोस्त के साथ शिकार खेलने के लिए बिना उस छड़ी के ही चल दिया। पर उसके भाई की आंखें तो हमेशा खुली रहती थी। सो जब उसने देखा कि मोहन ने अपनी जादू की छड़ी अपने कमरे में ही रख दी है तो उसने फिर मोहन के कमरे में रखी अलमारी में से वह टूटी हुई जादू की छड़ी निकाल ली। तो यह है वह छड़ी। लगता है कि यह अभी भी काम करती है, नहीं तो मेरे भाई ने इसको वहां से उठाया ही नहीं होता जहां मैंने इसको फेंका था। पर अब बस इसका काम खत्म। यह कहकर उसने छड़ी के उन दोनों टुकड़ों को रसोई घर में ले जाकर उनको आग में डाल दिया। छड़ी के वह दोनों टुकड़े कुछ ही पल में जलकर राख हो गए और उसके साथ राख हो गया वह महल, दौलत, पैसा, घोड़े, कपड़े और सभी कुछ जो उसकी वजह से उनको मिला था। जिस समय मोहन के भाई ने उसकी वह जादू की छड़ी जलाई, उस समय मोहन घने जंगल में था। उस समय वह बंदूक लिए हुए था। वह जिस घोड़े पर चढ़ा हुआ था और उसके वे कुत्ते जो खरगोश के पीछे भाग रहे थे वह सब हवा में उड़ गए। उसको लगा कि उसकी सारी खुशकिस्मती हमेशा के लिए चली गई और यह सब उसकी अपनी बेवकूफ़ी से ही हुआ। वह तो बड़ी जोर जोर से रो पड़ा। अब अपने शहर वापस जाना बेकार था। उसने सोचा कि अब उसको पड़ोसी राज्य जाना चाहिए जहां उसको 1000 सोने के सिक्के हर महीने मिलने वाले थे जो राजा ने उसके लिए तय किए थे। सो वह पैदल ही पड़ोसी राज्य चल दिया। जब वह नाव से पड़ोसी राज्य जा रहा था तो उसको एक आदमी मिला जो बैल बेचता था।
जैसा कि अक्सर साथ यात्रा करने वाले करते हैं। उन दोनों की नाव में आपस में बातचीत हुई। फिर बल्कि नाव से उतरने के बाद भी वे सड़क पर बात करते करते चलते रहे। इस बीच मोहन ने उस बैल के व्यापारी को अपने बारे में सब कुछ बताया। जब उस बैल के व्यापारी को मोहन की बदकिस्मती के बारे में पता चला तो उसने उससे कहा कि क्या वह उसके बैलों को वहां ले जा सकता है जहां उसकी जरूरत है। मोहन राजी हो गया और दोनों अपने अपने कामों में लग गए। कुछ ही दिनों में मोहन के पास कुछ पैसे जमा हो गए। एक शाम जब वह अपने साथियों के साथ एक सराय में ठहरा हुआ था तो वहां कुछ मारने वालों ने उसके ऊपर हमला कर दिया। वे मारने वाले काफी थे। मोहन ने हथियार उठाए भी, पर क्योंकि वे कई थे इसलिए वह अकेला ज्यादा कुछ नहीं कर सका और उन्होंने उसको मार दिया। इस तरह से मोहन के साहसिक कामों और बदकिस्मती का सबका अंत हो गया। पर इसके मरने से इसके भाई का कोई भला नहीं हुआ, क्योंकि मोहन की जादू की छड़ी जलाते ही उसकी सारी दौलत और जायदाद का तो अंत हो गया था और उसके जाने के बाद अब वह फिर से गरीब हो गया था। उसके बाद उसने व्यापारी का धंधा शुरू किया, पर वह चला नहीं और फिर उसकी हालत बुरी और ज्यादा बुरी होती चली गई। इसके बाद वह डाकुओं के गिरोह में शामिल हो गया। और यह तो सभी जानते हैं कि 10 में से 9 बार तो डाकू बच ही जाते हैं, पर 10वीं बार पकड़े ही जाते हैं। उसके साथ भी यही हुआ। एक बार सिपाहियों ने उन डाकुओं को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और इत्तेफाक से वे सब डाकू पकड़े गए। उनको हथकड़ी बेड़ी लगाकर जेल में डाल दिया गया और फिर उनको फांसी चढ़ा दिया गया। उसी में मोहन के भाई को भी फांसी चढ़ा दिया गया और इस तरह इस कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। कथाओं को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कथाओं को शेयर जरूर करें। जय श्री राम भक्तों।